आर्य को समझ में आ गया था कि पिछले दिन की घटना के बाद सब लोग उससे डरे हुए थे, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। आर्य को भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसे अच्छा लग रहा था कि सब लोग उससे डर रहे थे, लेकिन वो ये भूल गया था कि पहले लोग दिल से उसकी इज्जत करते थे, लेकिन अब डर की वजह से सब लोग उसके सामने सर झुकाकर खड़े थे। अब कोई भी नौकर उससे प्यार से बात नहीं करेगा और ना ही उसके साथ हंसी मजाक करने की कोशिश करेगा। जब आर्य डाइनिंग हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि हॉल में सब लोग आकर बैठ चुके थे और वहां पर सबसे बड़ी कुर्सी पर उसके दादा महेश राठौड़ बैठे थे। फिर उसके बगल में उसके चाचा विराट राठौड़ और उसका कजिन अंश भी बैठा था। क्योंकि उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो कमरे में ही नाश्ता करने वाली थी, इसलिए अंश के बगल में उसकी चाची बैठी हुई थी। राठौड़ परिवार शहर के बाकी परिवारों के जैसे बहुत बड़ा परिवार नहीं था कि जिसमें बहुत सारे लोग हों, लेकिन वो बाकी परिवार जितना ताकतवर जरूर था। आर्य की चाची काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। जब उसने उसे आते हुए देखा तो उसने जल्दी से उसे बुलाते हुए कहा, आओ आर्य, जल्दी आओ, सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। आर्य ने अपनी चाची की बातों का जवाब देते हुए कहा, जी चाची, अभी आया, आप लोग शुरू करो। आर्य की चाची ने उसे फिर से सूप ऑफर करते हुए कहा, आओ पहले ये हेल्दी सूप पियो, तुम्हारे इंतजार में कब से ये सारा खाना ठंडा हो रहा है। आर्य ने भी चाची की बात मान ली और वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और फिर नाश्ता करने लगा। जब आर्य आकर अपनी कुर्सी पर बैठा तो उसका छोटा भाई अंश खुश होकर दौड़ता हुआ उसके पास जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो आर्य के पास जा पाता तभी उसके पापा विराट राठौड़ ने इशारा करके उसे अपनी जगह पर ही बैठने के लिए कहा। हालांकि अंश कूद कर अपने बड़े भाई की गोद में बैठ जाना चाहता था, लेकिन पापा के रोकने के बाद वो अपना मन मार कर वहीं फिर से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और फिर पूरी इज्जत से आर्य से बात करने लगा। आर्य को भी समझ नहीं आया कि अचानक से सब लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करने लगे थे। नौकरों तक तो ठीक था, लेकिन अब परिवार में भी सब लोग उससे बहुत इज्जत से और अच्छे से बात कर रहे थे और आर्य को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वह कब, क्यों, कैसे हुआ, लेकिन उससे ये सब अच्छा लगने लगा था। जब अंश को आर्य के पास जाने से रोका गया तो उसका मूड खराब हो गया था, लेकिन आर्य ने फिर मुंह बनाकर अंश को हंसाने की कोशिश की, जिसके बाद अंश भी खुश होकर टेबल पर बैठ गया और फिर उसने इशारों इशारों में आर्य से कहा, मेरे पापा भी ना हर चीज में रूल्स, हम इसके बाद खेलेंगे। अब आर्य अपने चाचा और दादा के सामने बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उन दोनों के सवालों को कैसे फेस करेगा, लेकिन जैसे उन लोगों ने अपने चेहरे पर बिल्कुल ब्लैंक एक्सप्रेशन रखा था, आर्य भी बिल्कुल वैसे ही सामने आकर चुपचाप बैठ गया। आंटी ने आर्य को गरम गरम सूप परोसा था और वो पीकर आर्य को काफी अच्छा लगा। जिस वक्त से आर्य उस कमरे में चलकर आया था और टेबल पर नाश्ता करने बैठा था, तब से लेकर अभी तक आर्य के दादा और चाचा का एक्सप्रेशन एक जैसा ही था। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनको कुछ भी नहीं पता कि आर्य ने क्या किया था। इससे पहले कि आर्य कुछ कह पाता, आर्य के चाचा ने सबसे कहा, सब लोग काफी देर से बैठे हुए हैं, जल्दी से नाश्ता करते हैं वरना ठंडा हो जाएगा। आर्य ने फिर चाची को भी आकर बैठने के लिए कहा
अंश आर्य के बगल में बैठा था और वो चिकन सैंडविच खा रहा था। 2 बाइट खाने के बाद उसने वो सैंडविच आर्य की प्लेट में रख दिया और फिर उससे कहा, भैया ये आप खा लो, आपका फेवरेट सैंडविच है ना, चिकन सैंडविच। अंश की क्यूटनेस देखकर आर्य मुस्कुराने लगा और फिर उसने अपने बगल से चिकन नगेट्स उठाकर अंश की प्लेट में रख दिए। और ये लो तुम्हारा फेवरेट, मुझे पता है कि तुम्हें क्या पसंद है। चिकन नगेट्स मिलने के बाद अंश बहुत खुश हो गया और फिर खुश होकर वो अपने नाश्ते पर ध्यान देने लगा। अपनी पूरी नजर चिकन नगेट्स में लगाकर उसे एंजॉय करते हुए खाने लगा। वो इतनी जल्दी जल्दी अपना नाश्ता खत्म कर रहा था जैसे कोई उसका खाना छीन रहा हो। अंश को इस तरीके से खाते हुए देखकर आर्य भी हंसने लगा। थोड़ी देर में सबका नाश्ता खत्म हो गया और फिर आर्य के चाचा और दादा टेबल से उठने लगे। उन लोगों के उठते ही आर्य की चाची उनकी प्लेट्स उठाने के लिए अपनी जगह से उठी, लेकिन आर्य ने इशारा करते हुए कहा, आंटी आप अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लो, वैसे भी मैं अपनी प्लेट रखने जा रहा हूं तो ये दोनों प्लेटें भी रख दूंगा। आर्य ने आंटी से कहा। आर्य की आंटी ने भी कहा, थैंक यू बेटा। सबका नाश्ता हो चुका था लेकिन अंश अभी भी मजे से अपने चिकन नगेट्स खा रहा था। पर इससे पहले कि आर्य के चाचा और दादा वहां से गए, आर्य ने उन्हें रोकते हुए कहा, दादाजी, अंकल, आंटी, आप लोग प्लीज थोड़ी देर यहां पर बैठे रहें, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आर्य के मन में बहुत हलचल थी। उसे पता था कि उसके घर के बड़े लोगों को जरूर पता होगा कि उसने क्या किया था। जब उन लोगों में से किसी ने भी आर्य से कोई सवाल नहीं किया तो उसे बहुत अजीब लगा और उसने सोचा कि वो खुद ही सबको सारी बात बताकर उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करेगा। आर्य की बात सुनकर उसके चाचा और चाची एक दूसरे को देखने लगे और उन्हें पता था कि आर्य किस बारे में बात करना चाहता है। आर्य के दादा ने आर्य को बात करने से रोकते हुए कहा, अभी नहीं, अभी मुझे कुछ काम है। अगर तुम्हें बात करनी है तो रात के डिनर के बाद मेरे कमरे में आ जाना और बताना कि तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। जब छोटे अंश ने देखा कि आर्य ने सबको रोका और उसको नहीं, तब उसने बड़ी मासूमियत से आर्य से सवाल किया, आर्य भैया क्या हो गया? आपकी बात नहीं सुन रहा कोई भी, तो आप मुझे बता दो। आर्य अंश की मासूमियत से भरी बातों को सुनकर हंसने लगा, फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसने अंश से कहा, बच्चे ये बड़े लोगों की बात है, जब आप बड़े हो जाओगे ना तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। आर्य की बात सुनकर अंश को बुरा लगा, फिर उसने आर्य से कहा, मैं कब इतना बड़ा हो पाऊंगा कि आप लोग भी मुझसे बातें करोगे और अपने साथ लेकर जाओगे? आर्य ने अंश को फुसलाते हुए कहा, जब तुम बड़े होकर मेरे जितने लंबे हो जाओगे तब मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। आर्य की बात सुनकर अंश बहुत कंफ्यूज हो गया था और क्यूट क्यूट फेस बनाने लगा। अंश की इन क्यूट हरकतों को देखकर और उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर आर्य का मूड थोड़ी देर के लिए सही हो गया। सब लोग अपने अपने काम में लग गए और आर्य भी थोड़ी देर के लिए सब भूल गए। उसके बाद दिन का समय था। जब सब लोग
आराम से गार्डन में पेड़ों की छांव में बैठे हुए थे। तभी एक नौकर अंश को लेकर अपने साथ आया और उसे पूल में नहलाने लगा। आर्य ने देखा कि उसके चाचा और दादा कुछ बात कर रहे थे, तो उससे रहा नहीं गया और उसने सोचा कि शायद उसे डिनर तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, वो अभी उन दोनों से बात कर लेगा। और ऐसा सोचकर ही आर्य उन लोगों के पास चला गया। उसकी चाची भी वहीं बैठी थी, तो उसने भी सुना कि आर्य क्या कहना चाहता था। आर्य ने बिना रुके एक ही सांस में उन दोनों नौकरों की पूरी कहानी सबके सामने रख दी, जिसके बाद आर्य के दादा ने उसे अपने पास बुलाया और फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे कहा, तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया, बल्कि तुमने इस मैटर को बहुत अच्छे से हैंडल किया। ऐसे नौकरों का हमारे आसपास हमारे घर में रहना हमारे परिवार के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए अगर तुमने उन्हें गद्दारी की ये सजा दी है तो बहुत अच्छा काम किया। आर्य की चाची ने अफसोस जताते हुए और आर्य से माफी मांगते हुए कहा, असल में आर्य, तुम्हारी गलती नहीं है। मैंने ही उन लड़कों पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया। वो लोग मेरे साथ ही आए थे और उन लोगों ने जब मुझसे काम मांगा तो मैंने उन लोगों को बिना जांच पड़ताल के काम दे दिया। आर्य ने अपनी चाची को माफी मांगने से रोका और कहा, ऐसा मत बोलिए चाची, आपकी कोई गलती नहीं है। ये दोनों लड़के आज नहीं बल्कि 3 साल पहले ही हमारे परिवार में आए थे और जब उनको लाया गया था तब वो बहुत छोटे थे और उनको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो लोग कभी ऐसा करेंगे। इसलिए आप माफी मत मांगिए। वो लोग तो हमेशा से मेरे साथ ही थे और मुझे भी उन पर जरा शक नहीं हुआ कि वो लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। असल में यहां पर किसी की भी गलती नहीं थी। वो तो आर्य को ऐसी दिव्य शक्ति मिल गई थी जिसकी वजह से वो सपने में सब कुछ देख सकता था। इसलिए वो ऐसे लोगों को पहचान पाया जो कि राठौड़ परिवार के लिए वफादार नहीं थे, वरना कोई भी नहीं जान पाता कि आखिर ये सब राठौड़ परिवार के साथ क्यों और किसकी वजह से हो रहा था। बातों ही बातों में आर्य ने अपने चाचा और दादा को आइडिया दे दिया था कि वो फिर से सारे नौकरों की जांच पड़ताल करें और सोच समझकर ही घर के करीब बस खास नौकरों को ही रखें। उसकी बात पर गौर फरमाते हुए आर्य के चाचा ने कहा, वैसे तुम सही कह रहे हो, हम इन नौकरों को अपनी सुरक्षा के लिए रखते हैं, लेकिन कब कौन हमारा नुकसान कर जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए जैसे कि तुमने कहा है कि सारे नौकरों की फिर से तलाशी ली जाए, तो वो बहुत सही फैसला होगा। एक बार हमें वो वफादार लोग मिल जाएं जो हमारे साथ हर हाल में होंगे, तो उन्हें हम अपने ज्यादा करीब रख सकते हैं, ताकि अगर कभी कोई मुसीबत आए तब वो लोग हमारा साथ दे सकें। आखिर आर्य के दादा और चाचा उस पर आने वाली कौन सी मुसीबत के बारे में बात कर रहे थे? क्या आर्य अपने परिवार के सारे दुश्मनों से निपटने में कामयाब हो पाएगा? क्या आर्य की तैयारी दुश्मनों को मात देने के लिए काफी होगी?